हेलो दोस्तों, एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। 2020 के इख्तिताम पर आर्मेनिया और अज़रबैजान की जंग में जहाँ अज़रबैजान ने तुर्क जंगी ड्रोन्स कामयाबी से इस्तेमाल की, वहाँ एक और किस्म की ड्रोन ने भी बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल की गई। इसको फौजी इस्तिलाह में लॉयटरिंग म्यूनिशन या आवारा बारूद या खुदकश ड्रोन भी कहा जा सकता है। आवारा इस वजह से कि दुश्मन के इलाके में घंटों चक्कर लगाता है, यहाँ तक कि इसे इसका टारगेट मिल जाए या नया टारगेट दे दिया जाए तो ये इस पर हमलावर होता है और बारूद के साथ खुद को भी तबाह कर लेता है। अगर ये किसी टारगेट को तलाश ना कर सके तो ये वापस अपने इलाके में ऑटो सिस्टम के तहत वापस भी लैंड कर जाता है। जिस तरह इसराइल बहुत सी जंगी और सिविल टेक्नोलॉजीज़ में नई चीज़ें लेके आता है, इस तरह इस मैदान में भी इसराइल ने सबसे पहले आगाज़ किया। इसने 1994 में $55 मिलियन में चीन को बेचा इस सिस्टम को। 2004 में चीन ने इनको इसराइल में अपग्रेड करने के लिए भेजा, जैसा कि मुआहदे के तहत किया गया। अमेरिका के मुताबिक चीन, ताइवान और अमेरिका की जंग में चीन इनको अमेरिका और ताइवान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। लिहाजा अमेरिका ने इसराइल से मुतालबा किया कि वो मुआहदा ख़त्म कर दे और इन मिसाइलों पे कब्ज़ा कर ले। अमेरिका ने इसराइल को F-35 प्रोग्राम से निकाल देने की भी धमकी दी। इसराइल का मौक़िफ़ ये था कि इस सिस्टम में सब चीज़ें इसराइल की अपनी बनाई हुई हैं। आर्ज़ी तौर पर इसराइल को 2005 में F-35 प्रोग्राम से निकाल भी दिया गया, मगर इसी साल नवंबर में इसको दोबारा शामिल कर दिया गया। इस सिस्टम का नाम हार्पी था, जो कि इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ने बनाया था। इसका बुनियादी मकसद दुश्मन के रडार सिस्टम पर हमला करना था। जैसा कि आप जानते हैं, रडार सिस्टम किसी भी मुल्क की आंखें और कान होते हैं। यही रडार न सिर्फ दुश्मन जहाज़ों का पता देते हैं, बल्कि अपने जहाज़ों को लड़ाई में भी मदद फराहम करते हैं। फिर रडार की ही एक किस्म जो है वो त्यारा शिकन मिसाइलों की रहनुमाई करती है, जो आप ज़मीन से फायर करते हैं। लिहाजा रडार किसी भी जंग के आगाज़ से ही दुश्मन का बड़ा टारगेट होते हैं, ताकि दुश्मन को अंधा और बहरा किया जा सके और इसके बाद फ़िज़ा पे हुक्मरानी कायम की जा सके, जिसके बाद आप लो टेक जहाज़ों को भी मैदान में ले आ सकते हैं और दिल खोल के बगैर किसी डर के बमबारी कर सकते हैं, जैसा कि अमेरिका ने 1991 और बाद की जंग में पहले अटैक्स के बाद फिर B-52 जैसे बड़े बेताशा बड़े जहाज़ों को भी इस्तेमाल किया बॉम्बिंग के लिए, क्योंकि अब ज़मीन पर कोई ख़तरा मौजूद नहीं था। ये हार्पी ड्रोन अज़रबैजान, चीन, इंडिया, तुर्की और जनूबी कोरिया को बेचा गया है। इसकी कुल लंबाई सिर्फ 8 फीट 10 इंच है और वज़न 135 किलो है। ये एक 38 हार्स पावर का इंजन इस्तेमाल करता है। इसकी हद रफ्तार 185 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 500 किलोमीटर है। इसका बारूदी मवाद 32 केजी का हाई एक्सप्लोसिव वारहेड है। इसी का एक छोटा वर्जन भी है, जिसे मिनी हार्पी कहते हैं, जिसकी ओवरऑल जो वज़न है, जो मेन हार्पी का 135 किलो था, इसका सिर्फ 41 किलो है। वारहेड इसमें 7.7 किलो का है, जबकि मेन वाली हार्पी में 32 किलो का था। रेंज इसकी 100 किलोमीटर तक महदूद है और ये 2 घंटे तक एंडोरेंस इसकी है, यानी कि चक्कर लगा सकता है। इसका फ्लाइंग टाइम जो है तो इसके जो गाइडेंस है वो 2 तरह की है। जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम उस पे लगे हैं, उसके ज़रिए भी आप देख के जो इसका कंट्रोल करने वाला है वो कर सकता है, और एंटी रडार टाइप के भी इसके वारहेड है, यानी कि रडार की वेव्स पे जाके लॉक होके हमला करना। और ये दोनों सीकर मौजूद होते हैं, जिसको भी इस्तेमाल करना चाहे ऑपरेटर। 2013 के पेरिस एयर शो में इसराइल ने
हैरोप के नाम से एक और बेहतर शक्ल को पेश किया। इसको हार्पी 2 भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने इसके रडार सिग्नेचर कम किया, यानी कि उसको स्टेल्थ टाइप के फीचर्स दिए इसकी डिज़ाइन में, और उसकी जो लेंथ है वो भी 8 फुट 10 इंच ही है, लेकिन इसका फ्लाइंग टाइम जो है, यानी कि लॉइटरिंग टाइम जो है वो 9 घंटे तक हो गया है, जबकि पहले वाले का काफ़ी इससे कम था, तकरीबन 6 घंटे। तो वारहेड इसका 23 किलो का है, जबकि पहले वाले का 32 किलो था, जो हार्पी 1 या मेन हार्पी जो पहले था। और 200 किलोमीटर तक इसकी कम्युनिकेशन रेंज है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 417 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इसकी रफ्तार में भी दुगने से ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। पहले वाले की 185 किलोमीटर पर आवर थी, इसकी 417 किलोमीटर पर आवर है। और इसको आप मुख्तलिफ जगहों से, ज़मीन से, समंदर से, इवन हवा से भी लॉन्च कर सकते हैं। और ये 4600 मीटर की ऊंचाई पे उड़ता है, यानी कि जो नीचे से स्मॉल आर्म्स फायर है, राइफल का फायर या एंटी एयरक्राफ्ट गन का, उससे ऊपर उड़ता है। इस वजह से इसको वो खुद खतरे से भी निकल जाता है इस हाइट की वजह से। इसका भी एक छोटा वर्जन प्लान किया गया है, जो कि उससे एक 1/5 साइज का होगा, यानी कि 304 kg वारहेड होगा और 2 से 3 उसकी जो घंटे है एंड्योरेंस होगी। इसका दूसरा वर्जन तैयार करने की वजह यही समझ में आती है कि ज़ाहिर है जब ये इस्तेमाल होके ख़त्म हो जाता है, तो इसको इतनी तादाद में बनाया जाए कि इसका इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल हो जाए, कम कीमत में ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया जा सके। 2005 में ये ख्याल है कि तुर्की ने सबसे पहले इसको हासिल किया। ये हैरोप की बात हो रही है, जो नया इन्होंने सिस्टम बनाया है। अगस्त 2007 में इंडिया ने भी इसके लिए नेगोशिएशन स्टार्ट की इसराइल के साथ, और 8 से 10 लेने का प्लान था $100 मिलियन के अंदर। और एरो इंडिया, जो इंडिया में एयर शो होता है, 2009 में इसराइल ने इसको पेश किया, और फरवरी 2019 में उन्होंने ये अनाउंस किया कि 110 ऑलरेडी उनके पास हैं और 54 वो और लेंगे। ये वाला जो हार्पी 2 या हैरोप जो है, और इंडिया में इसका नाम इन्होंने P4 रखा है इस सिस्टम का। इसके अलावा इसराइल के बाद अब और भी बहुत से मुल्क इस टाइप के सिस्टम बना रहे हैं। जब एक तरह ख़ास तौर पे जब इसराइल के सिस्टम ने थोड़ी कामयाबी शो की है, तो अब दुनिया के और मुल्क भी इसको बना रहे हैं। ख़ास तौर पे तुर्की ने एक ऐसा वर्जन बनाया जो हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर जाता है, वो भी इसी मकसद के लिए, कार्गो के नाम से। और फिर उनकी जो STM कंपनी है, उसने एक कार्गो के नाम से और फिर एक एल्पैगो के नाम से सिस्टम बनाया है। तो इसलिए अब लगता है कि तुर्की जो है वो, इनिशियली तो उन्होंने ख़रीदा होगा इसराइल से ज़रूर, लेकिन अब वो अपने बनाने की कैपेबिलिटी उनमें है। इसी तरह अमेरिका में भी एक एरो वायरमेंट कंपनी है, जिसने स्विच ब्लेड के नाम से सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया 2012 में, जिसकी लेंथ सिर्फ 2 फीट है और 2.7 kg का वारहेड इसमें होता है। 10 मिनट तक से उड़ सकता है और 10 किलोमीटर तक रेंज है इसकी। और एक दफ़ा फायर करके आपने फिर ये वापस नहीं आता बेसिकली, लेकिन ये कि एक बंदा इसे आसानी से कैरी कर सकता है और जो है फायर कर सकता है। अफ़गानिस्तान में इसको 2011 में इंट्रोड्यूस टेस्ट के तौर पे किया गया, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कुछ 4000 के करीब ये डिप्लॉय किए गए। और इराक में भी ख्याल है कि 2017 में 350 के करीब ये सिस्टम इस्तेमाल किए गए। अब इसी से जो है वो कॉन्सेप्ट जो है आगे, इस तरह के छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं, उन्हीं से आगे एक कॉन्सेप्ट निकलता है स्वार्मिंग का, ड्रोन स्वार्मिंग का। ड्रोन स्वार्मिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि इसी तरह के बहुत से खुदकश छोटे छोटे ड्रोन
آپ اتنی تعداد میں دشمن کی طرف لانچ کریں کہ ان کی ایئر ڈیفenس ان کو گرا نہ سکے اور مطلب فیل ہو جائے. چھوٹی چھوٹی تعداد میں آپ جس طرح ملٹی بیرل راکٹ لانچر سے فائر کرتے ہیں اس طرح سے یہ ڈرونز فائر کریں تو دشمن کی ڈیفنسز پہ آپ تو اس سے ہوگا یہ کہ پوری دنیا میں ایک ریس جو کہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس آذربائیجان کی جنگ کے بعد بھی، کہ ایک ریس سٹارٹ ہو جائے گی کہ اپنی ایئر ڈیفنس کو جب اتنی تعداد میں لوگ اس طرح کے سسٹم بنا لیں گے تو پھر فوکس جو ہے وہ دنیا میں اس طرح کی چھوٹے جو ڈرونز ہیں جو خود بھی حملہ کرتے ہیں اور خود ٹارگٹ پہ جا کے بھی کریش ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں بھی آ سکتے ہیں، اس کے لیے بڑی تیزی سے دنیا میں کام اور ان سسٹمز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی جن کا ایئر ڈیفنس سے تعلق ہے. اس میں کیونکہ اسرائیل بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے، اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی انڈسٹری کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے پاس ایسے سسٹمز موجود ہیں جو بڑے عرصے سے جو راکٹس کو گرا رہے ہیں، جس میں آئرن ڈوم ہے اور ایک ڈیوڈ سلنگ کے نام سے بھی سسٹم ہے اور بڑے میزائل بنانے کا بھی ان کا ایرو کے نام سے ہے. تو اور پھر کچھ ملک جن میں تھوڑی سی کیپیبلٹی بہتر ہے انڈسٹریل، جس طرح ٹرکی ہو گیا اور پاسبلی پاکستان، ملیشیا وغیرہ بھی ایسے سسٹم جو ہیں وہ بنانے پہ تیزی سے جو ہیں وہ لگ جائیں گے کہ جس سے یہ نیا جو تھریٹ ایمرجنگ تھریٹ ہے. تو میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ آپ کو بجائے اس کے کہ ان ڈرونز پہ علیحدہ علیحدہ آپ کو ویڈیوز بناؤں، ایک کانسیپٹ آپ کو دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جس طرح سسٹم ہوتے ہیں اور دنیا میں کہ ان کے کام سے ان کو پہچانا جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی ایک نئے سسٹم کے طور پہ چیز سامنے آ رہی ہے جس کو لوائٹرنگ منیشنز یا اردو میں ترجمہ کریں تو آوارہ بارود والی بات ہے، تو جس کو آپ سوسائڈ بمبر سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ اسی طرح سے جا کے تباہ ہوتا ہے. صرف اس میں یہ ہے کہ انسانی جان نہیں ضائع ہوتی بلکہ بارود ہوتا ہے، اور بارود بھی آپ بہت بڑی کوانٹٹی میں دشمن کی طرف لانچ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک باقاعدہ جنگ میں دیکھا جائے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہیومن سوسائڈ بمبر سے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ٹیکنیکلی آپ انڈسٹریل سکیل پہ اس کی پروڈکشن کر سکتے ہیں اور بڑی تعداد میں اس کو بنا کے دشمن پہ اوفینسو، نہ صرف یہ کہ دشمن کی جاسوسی اس طرح کی سسٹم سے کی جا سکتی ہے بلکہ ان پہ اٹیک جیسے ہی دشمن کا ٹارگٹ نظر آئے اس پہ ساتھ ہی اٹیک بھی فوری طور پہ کیا جا سکتا ہے. تو میرا مقصد اس میں یہی تھا کہ یہ کانسیپٹ جو ہے اس کو ایکسپلین کروں بجائے اس کے کہ آپ کو زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتاؤں جو آپ کو ویب پہ ویسے بھی اویلیبل ہیں بڑے پیمانے پہ. تو کانسیپٹ سمجھنے کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے اس چیز میں. تو آئندہ کسی اور معلوماتی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی یا آپ کس طرح کے ٹاپکس پہ ویڈیو چاہتے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے فیوچر بیٹل فیلڈ کے بارے میں کہ ان ڈرون سے کیا اثر پڑے گا فیوچر کی جنگوں میں. اور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور آئندہ بھی میرے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو آئندہ پتہ لگ سکے نئی آنے والی ویڈیوز کا. تو آئندہ کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر.